क्वेश्चन नंबर 1, यदि ई नहीं की प्रायिकता 0.91 है तो पी ई ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रायिकता वाली प्रश्नावली में से है, जहाँ पर पी ई और पी ई बार बराबर 1 होता है। ये आपने पढ़ा होगा। किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, ये दोनों मिला करके 1 होते हैं। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको पी ई दे रखा हो। अगर पी ई आपको अगर दे रखा है और आपको निकालना है, मान लीजिए पी ई बार निकालना है, तो आप क्या करते हैं, तो आप करते हैं पी ई बार बराबर 1 माइनस के पी ई। ठीक है। और अगर आपको दे रखा हो पी ई बार दे रखा हो और आपसे पूछा हो प्रायिकता ऑफ ई, मतलब कि किसी घटना के होने की प्रायिकता अगर आपसे पूछी गई हो, तो भी हम क्या करते हैं, ये प्रायिकता निकालने के लिए हम घटना के नहीं होने की प्रायिकता जो है वो 1 में से माइनस कर देते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक चीज दे रखी होती है, दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है, तो दूसरी चीज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपको दिया गया है उसको आपको 1 में से सीधे सीधे माइनस कर देना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ई नहीं की प्रायिकता दे रखी है, मतलब आपको दे रखा है पी ई बार, कितना दे रखा है 0.91, और आपसे पी ई पूछा है, आपसे पी ई पूछा है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पी ई बराबर, इसको अगर हम उधर भेज दें तो 1 माइनस के पी ई बार, तो पी ई बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ई बार बराबर क्या है 0.91। ठीक है। अब जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पॉइंट वाले जो है घटाने में प्रॉब्लम आती है, पॉइंट वाली संख्याओं को, तो उसके लिए मैं एकदम आसान तरीका आपको बता रही हूँ कि इसको आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको केवल ये देखना है कि यहाँ पे कितने अंकों के बाद में ये जो पॉइंट है वो लगा हुआ है। अगर ये 2 अंकों के बाद में लगा हुआ है तो आपको क्या कर देना है, इस संख्या को 100 में से घटा देना है। अगर मान लीजिए ये 3 के बाद में लगा हुआ है तो आपको इसको किस में से घटा देना है, 1000 में से घटा देना है। तो इस चीज को करने के मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 में से आपको 0.91 घटाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 के बाद में बिंदु है तो आप 100 में से आप 91 को घटा देंगे, तो यहाँ पे कितने आ गए, 9 आ गए। तो इसका जैसा आंसर आया 9। अब यहाँ पे दशमलव कितने अंकों के आगे लगा हुआ है, 2 अंकों के बाद में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1, ये 2, तो यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन ये प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका और मैं बता रही हूँ जिसमें आपको पॉइंट हटा करके और फिर आप इसको कर सकते हैं। तो 0 पॉइंट जैसे 9 1 है, तो 1 माइनस 2 के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे पहले। तो 2 के बाद में पॉइंट लगा है तो ये 2 के बाद होने की वजह से बटा में आ जाएगा इसके कितने, 100। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको 1 में से 91 बटा 100 है, तो आपको क्या कर देना है, 100 में से आप नीचे वाले के ऊपर वाले को घटा दीजिए। तो 100 में से आप 91 घटा देंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक है। ये घटा करके आपको ऊपर लिख देना है और नीचे वाला ऐसा कैसा। ठीक है। अब नीचे 2 0 है, इसकी वजह से जो ऊपर वाली आपको संख्या दे रखी है उसमें आपको 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, 1 अंक तो अपना ये है ही, दूसरा हम अपनी तरफ से लगा देंगे 0 और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये चीज उनके लिए जिनको जो पॉइंट वाली संख्याएं होती है उनको जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तरीके से आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसमें आपका आंसर आ जाएगा कितना, जैसे मैंने दोनों उधर निकाल के बताया है, तो 0.09 आंसर। सबसे पहले आप इसका कच्चा चित्र बना लेंगे। तो कोई भी आप वृत्त खींच लेंगे और इसके ऊपर आप कोई जो स्पर्श रेखा है और ये जो वृत्त है इसके लिए हमें त्रिज्या दी हुई है कि ये 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी रफली चित्र बना रहे हैं, इसलिए हम इसको नाप करके नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने जैसे कोई चित्र बना लिया जिसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं। अब देखिए ये मान लीजिए इसका केंद्र बिंदु है, तो ये वाली जो है ये त्रिज्या अपने को कितनी दे रखी थी, 4.5 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो ये 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पे ये जो है दूसरी वाली स्पर्श रेखा के साथ में त्रिज्या मिल रही है, तो ये जो त्रिज्या ये भी कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि त्रिज्या जो है ये तो हर जगह समान ही होगी। अब हमें जो दे रखा है कि 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दे रखा है हमें 70 डिग्री।
तो यहाँ हमें दे रखा है ये वाला कोण, ये कितना है 70 डिग्री। अगर हम इसको नाम दे लें तो ये पॉइंट है बी पी, और ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी, और इसे मैंने नाम दे दिया है ओ। अब त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है हमेशा, तो ये भी 90 का होगा और ये भी कितना होगा 90 का होगा। अब देखिए चतुर्भुज बन गया, ये ए ओ बी और पी, ये एक चतुर्भुज बन गया। ये दोनों कोण मिला करके हो गए कितने 180, और ये कोण कितना हो गया 70 हो गया। तो अब यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 360 होता है। तो ये वाला कोण कितना होगा, तो ये ओ वाला जो कोण है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 में से इन तीनों को जोड़ करके माइनस कर देंगे। तो कोण हमारे पास में कितना आ जाएगा ओ वाला, ये आ जाएगा 180 प्लस 70, ये हो गया कितना 250 डिग्री। तो ओ वाला कोण हमारे पास में आ गया 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका क्या बना लेंगे, कच्चा चित्र बना लेंगे। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पक्का चित्र बनाने के लिए क्या करना है। अब हम बनाते हैं इसका पक्का चित्र। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की आप लेंगे त्रिज्या, उसके बाद आप एक बना लेंगे वृत्त। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके आप एक वृत्त खींच लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये जो पॉइंट है इसका केंद्र वाला जो बिंदु है, यहाँ पे आप चांदे की सहायता से भी कर सकते हैं, और चांदे की सहायता से ही बनाना पड़ेगा आपको, 110 डिग्री का बनाना है इसलिए। तो आप चांदे की सहायता से यहाँ पे चांदा रखेंगे और इधर से काउंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप चांदे को इस पॉइंट पे रखते हैं तो आप इधर से गिनते हैं, और इस पे रखते हैं तो आप इधर से गिनते हैं। तो आप चांदा यहाँ पे रखेंगे, इधर से आप काउंट करेंगे, और आप क्या करेंगे 110 डिग्री का ऐसे कोण बना लेंगे। ठीक है, ये कोण कितने का हो गया 110 डिग्री का हो गया। यहाँ पे आप पॉइंट लिख लेंगे बी, और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा कौन सा ए। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे चांदे को वापस से, और चांदे से भी बना सकते हैं 90 डिग्री का, तो प्रकार से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप चांदे को रखेंगे, और अब की बार आप काउंट किधर से करेंगे, चाहे आप इधर से कर लीजिए चाहे आप इधर से कर लीजिए, 90 का बनाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बी वाला जो बिंदु है इसके ऊपर आप क्या करेंगे, इस तरह से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक है, बी बिंदु पे आप 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, और इसी तरह से जो ए वाला बिंदु है आप चांदे को इस तरह से रखेंगे, ऐसे आप चांदे को इस तरह से रखेंगे, और आप 90 डिग्री का कोण ए बिंदु पे भी बना लेंगे। तो आप ए बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं कटेंगी वहां पे आप पी बिंदु अंकित कर लेंगे, और जब आप इस कोण को नाप के देखेंगे तो ये जो कोण है ये आपको 70 डिग्री मतलब 70 डिग्री का ही प्राप्त होगा। आप चाहे तो इसको नाप करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट होता है। सबसे पहले कच्चा चित्र बनाएंगे, उसके हिसाब से हम पक्का चित्र बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अर्धवृत्त में बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर है 90 डिग्री, और ये क्यों होता है 90 डिग्री, इस तरह से होता है, ये मैं आपको एक बार चित्र की सहायता से बता देती हूँ। ये जो होता है ये आपका वृत्त होता है, ये हो गई इसकी त्रिज्या, और इसे हम आगे बढ़ा दें तो ये हो गया क्या हो गया व्यास हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर वाला भाग अर्धवृत्त, नीचे वाला भाग भी अर्धवृत्त। तो ये जो पोर्शन ले लें चाहे ये वाला पोर्शन ले लें, कहीं पे भी इस तरह से कोई भी कोण बनेगा तो हमेशा ये चीज फिक्स है कि कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यही क्वेश्चन है जो इसने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 243 और 2053 को इस प्रकार से विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। तो ये दोनों जो संख्याएं दे रखी है, पहले तो आपको अगर शेषफल आपको दे रखा होता है तो आपको तो ऐसी संख्याएं प्राप्त करनी है जो इस शेषफल को घटाने के बाद में प्राप्त हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी गई संख्याएं हैं 245 और 2053, इसमें से आप क्या करेंगे 5 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगी 240, और यहाँ पे क्या बचेगी 53 में से 5 गए तो कितने बच गए 2048। ठीक है, ये दो संख्या ये आपको प्राप्त करनी है। तो आप यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो आप इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। शेषफल 5 को दोनों संख्याओं में से घटाने पर
240 व 2048 प्राप्त होती है। ठीक है, ये दोनों संख्या आपको प्राप्त होगी। अब ये बोल रहा है वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों संख्याओं को, तो ये माइनस करने के बाद में मिल गई, तो वो सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात करनी जो इन दोनों को विभाजित करे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे वो होती है इसका SCF मतलब मैसेफ। तो वो संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे वो संख्या होगी इन दोनों का मैसेफ। तो आगे आप लिखेंगे शेषफल 5 को दोनों संख्याओं से घटाने पर संख्याएं 240 और 2048 प्राप्त होती है, और सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे वह इन दोनों संख्याओं का SCF है, जिसको हम क्या बोलते हैं मैसेफ होगी। ठीक है, तो अब आप इतना लिख करके और इसको आप आगे कर सकते हैं। तो 240 और 2048 इसका आपको मैसे निकालना है। तो मैसे निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो काम में ले रही हूँ इनका मैसे निकालने के लिए। तो आप आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन में क्या करना होता है, बड़ी संख्या में आपको छोटी संख्या का भाग देना होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म में काम में ले रही हूँ। तो 2048 है, इसमें आप भाग देंगे किसका 240 का। ठीक है, अब देखिए कई बार बड़ी संख्याओं का भाग देने के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो इसको आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो आप इसका इकाई अंक देखिए, यहाँ पे क्या है 2, और इसका आप इकाई अंक देखिए यहाँ पे क्या है 2। तो अब ये 2 से 2 तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आप 2 से आप 2048 इसमें आप भाग देंगे किसका 240 का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप 2 को देखिए और यहाँ पे आप देखिए कि आप ये जो 2 वाली संख्या है इससे आपको इसमें भाग देना है। तो यहाँ पे 20 को देखिए, तो 2 अगर 2 के बारे में 20 देखना हो तो ये 10 बार आता है। तो आपको ये देखने से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये जो आपको भाग जाएगा वो कितनी बार के आसपास जाएगा। तो हो सकता है कि 10 बार तो ये जाने से 10 बार तो हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है ये या तो 9 बार जाए या हो सकता है ये 8 बार जाए। तो ये चीज़ आप अगर आइडिया लगा लेंगे तो आपको एक एक करके नहीं देखना पड़ेगा। तो आप पहले 240 जो है इसको आप गुणा कर लेंगे 9 से और 8 से करके देख लीजिए कि भाई किससे इसका भाग जा सकता है हमारे पास। तो ये 9 चौक 36, ये कितना हो गया 3, 9 दूनी 18, 19 20 और 21 हो गया 2160। तो ये तो हो नहीं सकता। 8 बार देखें तो 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 17 18 और 19, मतलब कि 1920 आ गया। मतलब ये कितनी बार जा रहा है, ये 8 बार जा रहा है। तो ये हो गया 1920। अब आपने इसमें से इसको माइनस किया तो हो गया 8, 4 में से 2 गए तो हो गए 2, 20 में से 19 गए तो आ गया कितना 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका भाजक था अब आपको इसको आगे लिख लेना है। तो 128 जो है इसका भाग अब आपको देना है 240 में। 128 का आपको 240 में भाग देना है। तो देखिए अब ये किस हिसाब से जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 12 है, इसको आप देख लीजिए 24 है। इसका मतलब ये 2 के आसपास जाना चाहिए। ठीक है, या तो 2 बार या फिर 1 बार। तो 128 को अगर आप 2 बार करके देखें तो कितना आएगा 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 1 5, 256 ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये 1 बार ही जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 128। आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 10 में 60 गए तो कितने हो गए 2। यहाँ पे 3 है, 3 में 2 गया तो कितना बच गया 1 बच गया। और यहाँ पर भी कितना बच गया 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, अब वापस से आप क्या करेंगे 112 का भाग देंगे आप इसमें 128 में भाग देंगे। तो 112 का 128 में भाग देंगे तो ये भी कितनी बार जाएगा, ये भी आपका 1 बार जाना चाहिए। क्योंकि 112 दूनी कितना हो जाएगा 224 हो गया, जो भी ज्यादा हो गया तो 1 बार जाएगा। 112 बच गया कितना यहाँ पे 16 का भाग देना है 112 में। तो 16 के बारे में कितनी बार आता है 112 ये आता है 7 बार। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे 16 का जो भाग है ये 112 में देंगे तो ये 7 बार जाएगा और आपके पास में फाइनल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतिम आपको मैसेज प्राप्त हुआ है, अंतिम जो ये भाजक है ये भी आपका मैसेज होता है। तो जो मैसेज प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है 16 प्राप्त हुआ है।
तो आप आगे लिख सकते हैं कि SCF है वो मिला है हमें कितना 16। आगे लिखेंगे वह सबसे बड़ी संख्या, अतः वह सबसे बड़ी संख्या 16 होगी। आगे आप क्वेश्चन आंसर ऐसा उतार सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5 है समांतर श्रेणी का छठवां पद व 7वां पद क्रमशः 19 व 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी मतलब AP, इसका छठा पद आपको दे रखा है, मतलब A6 दे रखा है। कितना दे रखा है? क्रमशः का मतलब ये होता है कि जिसकी पहले बात होती है वो पहले वाली संख्या लेनी है, दूसरी बार बात होती है वो दूसरी वाली संख्या लेनी है। तो A6 है आपके पास में कितना 19। 17वां पद का मतलब है A17, वो कितना दे रखा है 41 दे रखा है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है 40वां पद ज्ञात कीजिए। 40वां मतलब A40 आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये करने में बहुत ही आसान होते हैं। कैसे? यहाँ पे A6 है, A6 का मतलब है A6 बराबर A+5B। ये आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं। ये किस तरह से आया है? जो an वाला सूत्र है उसमें जब आप मान रखते हैं तो आपको ये प्राप्त होता है, तो इसलिए आप इस चीज को डायरेक्टली ध्यान रख लेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। और यहाँ पे A17 है, यहाँ पे A17 का मतलब क्या है? यहाँ पे A17 का मतलब है A+16D। ये कितना दे रखा है आपको 19 दे रखा है, और ये आपको कितना दे रखा है 41 दे रखा है। ठीक है, इसको जब आप आगे हल करेंगे तो यहाँ से आप A और D का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए A+5D बराबर है 19 और A+16D बराबर है कितना 41। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। अब आप क्या करेंगे? इसमें निशान चेंज कर लेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए ये कट जाएगा। अब आप क्या करेंगे? प्लस का और माइनस का है 16, तो प्लस 5 का माइनस के 16 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस के 11D बराबर प्लस का 19 है और माइनस का 41 है। तो प्लस 19 में से जब आप माइनस का 41 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा माइनस का 22। ठीक है, आप एक बार चेक करके भी देख सकते हैं। 9 और 2 हो गए 11 और ये हो गया कितना 4। ठीक है, माइनस का 22 आएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो D बराबर आ जाएगा 22/11 मतलब कितना 2। तो D का मान हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया है? 2 प्राप्त हो गया है। अब आप ये जो D का मान है ये आप इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख सकते हैं और आप A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये रखा A+5D बराबर जो है 19, इसमें मैंने D बराबर 2 रखा, तो A+5 इंटू D है 2 तो बराबर 19, तो A+10 बराबर हो गया 19, तो A बराबर हो गया 19 माइनस 10, तो A बराबर हमारे पास में कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो D का मान हो गया कितना 2, A का मान हो गया कितना 9। और आपसे पूछा क्या था? A40 आपसे पूछा था, तो A40 बराबर इसका मतलब क्या हुआ? A प्लस के 39 D का मतलब हो गया। अब मान रख दीजिए, A का मान है 9 प्लस 39 इंटू D का मान है 2, तो ये हो गया 9 प्लस 9 दूनी 18, यहाँ से लगिए 3 6 1 7, तो ये कितना हो गया 87। ठीक है, तो यहाँ पे A40 का मान हमारे पास में फाइनली कितना प्राप्त हो गया 87। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। तो ये आपके स्पर्श रेखा वाली जो प्रश्नावली है उसमें से एक छोटी सी थ्योरम है। तो इसलिए सबसे पहले ये जो आपको स्टेटमेंट मतलब कथन दे रखा है उसके हिसाब से आप इसका एक बार चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, और वृत्त है, इसके ऊपर हमने 2 बिंदुओं के ऊपर कोई 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, एक ये वाली और एक मान लीजिए ये वाली। ठीक है, और इनको हमने नाम दे दिया, जैसे ये बिंदु है P, तो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया मान लीजिए P, और ये वाला पॉइंट हो गया मान लीजिए O। ठीक है, तो ये हमने चित्र बना लिया। तो ये थ्योरम है, तो इस हिसाब से हमें इसके स्टेप बाय स्टेप इसको करना पड़ेगा। तो इसका किसी भी प्रमेय का पहला बिंदु होता है दिया है, तो आपको यहाँ पे दिया क्या है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब आपको यहाँ पे क्या पता है कि O केंद्र वाला कोई वृत्त है, बाहरी बिंदु है कोई P, उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है PA और PB।
जो वृत्त को कौन से दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, ए बिंदु और बी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये हमें दिया है। आप यहाँ पे लिखेंगे ओ केंद्र के किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है, जो वृत्त को A व B बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये हो गया दिया है। उसके बाद में हमें सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समान है। मतलब आपको सिद्ध करना है ये और ये दोनों आपस में समान है। तो आप यहाँ पे सिद्ध करना है आपको PA बराबर PB। ठीक है, आगे रचना इसमें कुछ है नहीं, तो सीधा हम चलते हैं उत्पत्ति पे। अब यहाँ आपको इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के बराबर लेके आना है। तो यहाँ हम सर्वांग समता का जो नियम है वो हम काम में लेंगे। तो हम यहाँ पे दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज PAO और दूसरा त्रिभुज PBO। तो त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO में, ठीक है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमें सर्वांग समता सिद्ध करनी है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण भी 90 है और ये वाला कोण भी क्या है, 90। तो ये किस तरह का त्रिभुज हो गया है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया है। इस तरह से समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज जो है उसमें सर्वांग समता का कौन सा नियम लगता है, समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता का नियम लगता है RHS नियम। RHS नियम का मतलब क्या है, R है यहाँ पे राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, जो कितना है यहाँ 90 डिग्री। एक तो ये चीज बराबर होनी चाहिए, दो समकोण त्रिभुज में ये नियम लगने के लिए एक तो क्या बराबर होता है, 90 डिग्री वाला कोण बराबर होता है। ये दूसरा है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण। तो एक कर्ण वाली जो भुजा है एक वो बराबर होनी चाहिए, और S मतलब होता है साइड। तो जो शेष बच गई आधार और लंब, उनमें से कोई भी एक भुजा है वो बराबर हो सकती है। तो दो समकोण त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम है RHS के नियम के अनुसार, तो उन दोनों त्रिभुजों में क्या होना चाहिए, एक तो कोण 90 डिग्री वाला बराबर होना चाहिए, एक कर्ण वाली जो भुजा है वो बराबर होनी चाहिए, और आधार और लंब में से कोई भी एक जो भुजा है वो आपस में बराबर सिद्ध कर देनी चाहिए। तो अगर आप ये चीज सिद्ध कर देते हैं तो यहाँ पे RHS नियम लग जाएगा और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं। तो देखिए अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे इस वाले त्रिभुज का कोण A 90 डिग्री का है, इस वाले त्रिभुज का कोण B 90 डिग्री का है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोण PAO पहले वाले त्रिभुज का बराबर है कोण PBO, कारण 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो एक काम हो गया। दूसरा कर्ण, ये जो PO वाली भुजा है ये पहले वाले त्रिभुज के लिए भी कर्ण का काम कर रही है और दूसरे वाले त्रिभुज के लिए भी कर्ण का काम कर रही है। तो पहले वाले त्रिभुज की भुजा PO और दूसरे वाले त्रिभुज की भी भुजा PO, तो वो भी क्या है, कर्ण है। ठीक है, अब बच गई तीसरी भुजा। कोई भी एक भुजा बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो त्रिभुज है इसमें OA ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और ये वाला जो त्रिभुज है इसमें OB ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। दोनों त्रिज्या है तो आपस में समान होगी। तो इस वजह से आप लिख सकते हैं कि भुजा OA बराबर भुजा OB बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों की दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें हमें सिद्ध करनी थी, वो हमने सिद्ध कर दी है। तो आप आगे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट RHS सर्वांग समता के नियम से आप क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज PAO जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज PBO के। त्रिभुज PAO जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज PBO के। ठीक है, तो अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है तो शेष बची हुई भुजाएं और कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, एग्जैक्ट बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पे PA वाली भुजा किसके बराबर होगी, PB वाली भुजा के बराबर होगी। तो भुजा PA बराबर होगी भुजा PB, और दोनों की दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा PA है
वो स्पर्श रेखा PB के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमें यही चीज सिद्ध करनी थी। लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंसफोर्थ यही सिद्ध करना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, शंकु का चित्र बना लेते हैं। इसमें ये होती है इसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, ये होती है इसकी ऊंचाई h, इसे हम बोलते हैं h, और ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये तीन चीजें होती है, और ये इसके साथ में कोण बनाती है 90 डिग्री का। यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज A, B और C, हम इसको नाम दे देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको शंकु की क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, मतलब आपको R दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h जो आपको दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका जो सूत्र लगता है वो लगता है पाई r ब्रैकेट L प्लस R। तो आपको L की जरूरत भी पड़ती है तिर्यक ऊंचाई की, इसलिए आपको सबसे पहले तो इसकी L निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम वाली चीज लग रही है, क्योंकि आगे जाकर के जो भी अंडर रूट आएगा वो उसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, बट जैसा आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैं उसी हिसाब से इसको सोल्व करवा रही हूँ। तो L निकालने के लिए L स्क्वायर बराबर होगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर R की जगह आप लिख देंगे 7, तो 7 का स्क्वायर, H की जगह पे आप लिख देंगे 5, तो 5 का स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो L स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, ये हो गया 9 5 14, 4 2 6 1 7, 74। तो L बराबर आ गया अंडर रूट 74। अब यहाँ पे जो अंडर रूट 74 है ये ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल जो है पूर्णांक संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन ये जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है तो मैं इसका यही मान लेके चल रही हूँ। जैसा भी आएगा आपको केवल इसका तरीका समझना है कि अगर इसमें संख्या बदल के आए तो भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब L का मान आपके पास में आ गया तो आगे आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई r ब्रैकेट L प्लस R। यहाँ पे पाई की वैल्यू है 22/7, यहाँ पे R की वैल्यू हमारे पास में 7, L की वैल्यू है आपके पास में जो आपने अभी निकाली है अंडर रूट 74 प्लस R की वैल्यू आपके पास में कितनी, 7। ठीक है, तो इसको आप आगे करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे कट जाएगा, ये हो जाएगा 22। ठीक है, आगे अंडर रूट 74 प्लस 7। अब आगे में जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करते हो तो भी ऐसी कोई संख्या प्राप्त नहीं होती है कि भाई जो अंडर रूट से बाहर निकल जाए, इसलिए इसको आप और ज़्यादा आगे सोल्व नहीं कर पाओगे। जैसे 74 है, इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 3 6 14, 2 7 14, तो इसका अभाज्य गुणनखंड भी यही मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप आगे हल नहीं कर सकते, तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा ये वर्ग क्षेत्रफल है, इसलिए आप यहाँ पे वर्ग इकाई लगा देंगे। तो ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके आप बाद में आप निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r की वैल्यू हो गई 7, तो इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। h का जो मान है वो है 5, एक 7 से ये एक 7 कट जाएगा। इसको आप आगे करेंगे तो 22 इंटू 7 5 35 बटा कितना 3। इसको आप और ज़्यादा आप आगे हल करेंगे तो 22 को आप 35 से गुणा करके चेक कर लेंगे कितना आता है। तो ये आता है 770, तो आप लिख देंगे 770/3। आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इसका आगे पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। आपके दोनों के दोनों आंसर सही माने जाएंगे। तो 770 में अगर मैं 3 का भाग दूँ तो 3 दूनी 6 हो गया 1 17, 3 पंजे कितना हो गया 15, 2 उतार लिया आपने कितना 0, 3 6 हो गया कितना 18, बच गए 2, लगा दिया पॉइंट 20, फिर से 3 6 18। तो आपके पास में फाइनल आंसर आएगा 256.6। और ये क्या है, आयतन है, इसलिए ये हम क्यूब में लिखेंगे, तो ये जाएगा सेंटीमीटर क्यूब।
तो इसका शंकु का आयतन आएगा 256.6 सेंटीमीटर क्यूब और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वो है 22 ब्रैकेट अंदर 74 + 7 वर्ग इकाई। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको अलग से जो विधि है उसका नाम दे रखा है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को पद विचलन विधि से ही करना पड़ेगा। तो इसमें आपको वर्ग दे रखे हैं और उसके आगे आपको बारंबारताएं दे रखी हैं। तो देखते हैं पद विचलन विधि है, इसमें आपको कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आपको वर्ग दे रखा है, तो इससे आपको पहले xi का मान निकालना पड़ेगा। तो xi का मान निकालेंगे, xi का मान कैसे निकालते हैं, दोनों जो आपको वर्ग अंतराल जो है दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ो और इसका आधा कर दो। तो 0 और 10 कितना हुआ, 10 हुआ। 10 का आधा कितना हुआ, 5 हुआ। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो आप आगे सबको जोड़ने से बेटर है कि आप ये देख लो कि यहाँ जो शुरू वाली संख्या है, ये जो निम्न सीमा है, इससे ये संख्या कितनी ज्यादा है। अगर आप यहाँ से ये चीज देख लेते हो तो आपको एक एक का करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 0 है, 0 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो आप आगे क्या कीजिए, सब में ये 5 बढ़ाते जाइए शुरू वाले जो नंबर है उससे। तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15। 20 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 25। 30 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 35। 40 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 45। ठीक है। तो ये मान हमारे पास में किसका आ गया, xi का मान आ गया। अब आगे आपको निकालना होता है इस विधि में di बराबर होता है xi माइनस का a। मतलब आपके जो xi वाले मान है, इसमें से आपको कोई भी एक मान है वो आपको a मान के चलना होता है। तो यहाँ पे मैं शुरू वाला जो अंक है इसको a मान दी। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि आपके जो माइनस वाली वैल्यूज आती हैं और जिससे जिन बच्चों को प्लस माइनस जो है वो करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। तो आप ये a जो है यहाँ पे आप क्या मान के चल रहे हो, 5 मान के चल रहे हो। तो आप इसमें से सब में से आप 5 को घटाते जाइए। तो 5 में से 5 गया हो गया 0, 15 में से 5 गया हो गया कितना, 10, 25 में से 5 गया हो गया 20, फिर 30, 45 में से 5 गया हो गया कितना, 40। ठीक है। आगे करेंगे तो नेक्स्ट आपको निकालना होता है डी के बाद में इस विधि के लिए ui निकालना होता है। ठीक है। तो ui बराबर होता है di बटा h। ठीक है, di बटा h। अब h क्या होता है, यहाँ h होता है वर्ग अंतराल, कितने कितने का इसमें अंतर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इनमें सब में 10-10 का अंतर चल रहा है। तो h का मान हो जाएगा कितना, 10। अब आपको क्या करना है, इनमें सब में किसका भाग देना है, 10 का भाग देना है। तो 0 में 10 का भाग दो। किसी भी संख्या का अगर आप 0 में भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0, 10 में 10 का भाग दिया हो गया 1, इसमें 2, फिर 3 और फिर हो गया 4। पद विचलन विधि एक ऐसी विधि होती है जिससे कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसकी कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाती है। आपको गणनाएं बहुत कम करनी पड़ती है। और वैसे माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है तो आपको उस क्वेश्चन को इसी विधि से हल करना चाहिए, जिससे उसकी कैलकुलेशन भी कम हो जाती है और आपको इतना ज़्यादा जोर भी नहीं आता। अब आगे हम निकालेंगे FI UI। इसके लिए आपको UI मतलब ये वाला जो कॉलम है इसकी संख्याओं को इस कॉलम वाली संख्याओं के साथ में गुणा करके लिखना है। तो 7 को आप 0 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद 10 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। 15 को आप 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 आएगा। 8 को आप 3 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24 आएगा। और 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं इसमें कैलकुलेशन कितनी कम हो गई है। अब आप इनको जोड़ लीजिए। तो ये सिग्मा FI UI के लिए आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 1 10, कितना आ गया, 104। इसे आप बोलते हैं सिग्मा FI UI। इधर आप इनको सबको जोड़ लेंगे सिग्मा FI के लिए। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 और 7 कितना हो गया, 13 और 7 हो गया कितना, 20 हो गया। उसके बाद 2, 2 1 3 4 5, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है। तो सिग्मा FI का मान हमारे पास में कितना आ गया, 50 आ गया। और जो सिग्मा FI UI है इसका मान हमारे पास कितना आ गया, 104 आ गया। अब आप यहाँ से x बार निकाल लीजिए, मतलब माध्य। तो इसके लिए सूत्र होता है a प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI इंटू h।
ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान हमने क्या माना था 5, तो ये जाएगा 5 प्लस सिग्मा एफ आई का मान कितना आया 104 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना आया 50 इंटू एच का मान कितना है, एच है हमारा 10, तो ये आ जाएगा 5 प्लस इससे ये गया तो 104 बटा कितना 5। अब आप 104 जो है उसके अंदर 5 का भाग देके देख लो कि इसमें कितना आएगा, तो आप चेक कर सकते हो 104 में 5 का भाग दो तो 5 दूनी कितना हो गया 10, उतार लिया आपने कितना 4। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि ये जो 4 है तो सीधा यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो भाग करने के लिए आपको क्या करना होता है कि ये जो आगे कोई भी छोटी संख्या मिलती है आपको आगे जब भी आप भाग करते हो तो उसमें जिस संख्या का आप भाग दे रहे हो उसके पहाड़े को आप 1 से शुरू नहीं करके 0 से शुरू करो, जिससे आपके यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो 5 का जो भाग है वो आपको 4 में देना है, तो 5 का भाग 4 में आप 0 बांट दो, तो 5 0 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये बच जाएगा कितना 4। अब लगाओ पॉइंट। ऊपर से जब फिर आप किसी संख्या को उतारते हो तो आप वहीं पे पॉइंट नहीं लगा सकते, आप वहाँ पे पॉइंट लगाते हो तो उससे पहले आपको 0 लगाना पड़ता है, तो यहाँ गलती हो जाती है। अब पॉइंट लगा दिया तो ये हो गया 40, तो कितनी बार जाएगा 5 × 40, इस तरह ये कितना आ जाएगा 20.8, तो ये हो जाएगा 20.8, तो ये हो जाएगा 20 और 5 कितना हो गया 25, 25.8। तो आपके पास में यहाँ पे मान आ गया x बार मतलब माध्य का मान आ गया 25.8। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3p बिंदुओं -5, -4 व -2, 3 को अंतः विभाजित करता है, p का मान भी ज्ञात कीजिए। तो ये आपके जो निर्देशांक ज्यामिति वाला जो टॉपिक है उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से हम एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कोई रेखा है जिसके 2 बिंदु हैं a और b। ए बिंदु का निर्देशांक है -5, -4 और जो बी बिंदु है उसके निर्देशांक है -2, -3। इसका कोई बिंदु सी है जो हमें ये दे रखा है -3, p, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो बिंदु है सी वाला ये इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अंतः विभाजित करता है, ठीक है। अब हमें इसका अनुपात पता नहीं है कि इसका क्या अनुपात है, और साथ में हमें जो बिंदु दे रखा है इसके लिए हमें x का मान पता है, हमें y का मान पता नहीं है। तो हम यहाँ पे अनुपात मान के चलेंगे। हमने माना कि ये जो है ये इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है, बिंदु सी ए बी रेखा को के अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है। तो इसके हिसाब से बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि माना रेखा ए बी को बिंदु सी जो है वो के अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। तो सूत्र के अनुसार अब हम बिंदु सी के निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु सी के निर्देशांक सूत्रानुसार, तो x निर्देशांक के लिए सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और y के लिए होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। इधर हम लिख लेते हैं कि हमारे लिए x1 y1 और x2 y2 क्या है। ये हमारे लिए x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x1 है हमारे लिए -5 और x2 है हमारे लिए -2, ठीक है। y1 है हमारे लिए -4 और y2 है हमारे लिए 3, m1 है हमारे लिए k और m2 है हमारे लिए 1, ठीक है। तो वहां से ये जो मान है ये हम सूत्र में रख देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर m1 m2 वाले क्या है k। तो देखिए इसका एक आसान सा तरीका, आप बीच में तो लगा दो प्लस, m1 की जगह पे आप लिख दो k, m2 की जगह पे आप लिख दो 1, ठीक है। नीचे इन दोनों को जोड़ना है तो नीचे भी ऐसे कैसे लिख दो। ऐसे ही y वाले के अंदर भी यही करो। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे k प्लस 1, थोड़ा सा गैप छोड़ दो और नीचे भी लिख लो k प्लस 1। अब आप मान रख दो। पहले क्या रखना है x2, क्या है x2 -2 ब्रैकेट में डाल दो। फिर आगे क्या है x1, क्या है x1 -5, तो ये भी ब्रैकेट में डाल दो।
फिर आगे है y2, क्या है y2, 3, तो ये ब्रैकेट में डाल दो। और फिर है y1, ये क्या है -4, तो ये भी आप क्या करो ब्रैकेट में डाल दो -4, ठीक है। तो आगे आपको मिलेगा x बराबर, इन दोनों को गुणा करोगे तो गुणा में आप ये देख लो कि जब भी एक माइनस होता है तो आप क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं गुणा में। तो प्लस का k और माइनस का 2, तो ये दोनों को गुणा करोगे तो आएगा -2k, संख्या आगे चर पीछे। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस, वापस ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, और प्लस इंटू माइनस, एक माइनस दिखते ही क्या लगा दो माइनस, एक को 5 से गुणा किया कितना आ गया 5, बटा में कितना है k प्लस 1। इसी को आगे करो तो y बराबर हो जाएगा 3 को k से 3k, ये प्लस इंटू माइनस, वापस वही चीज, प्लस को माइनस से गुणा किया हो गया माइनस, 1 को 4 से गुणा किया हो गया 4, बटा में कितना है k प्लस के 1। तो ये जो हमारे पास में निर्देशांक आए हैं ये सूत्र के अनुसार आए हैं, लेकिन इसने हमें जो सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, यहाँ पे इसने हमें x निर्देशांक दिया हुआ है, तो वो x निर्देशांक का इस्तेमाल करके और हम यहाँ से k का मान निकालेंगे, ठीक है। तो बिंदु C के निर्देशांक जो दिए गए हैं, है ना, तो x बराबर निर्देशांक जो दिए गए हैं उनमें x निर्देशांक को, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 के x निर्देशांक के बराबर रखने पर, तो इसका x निर्देशांक क्या था -2k -5 बटा k प्लस 1, इसको आप बराबर रख लेंगे, उसके x निर्देशांक मतलब -3 के बराबर रख लेंगे, ठीक है। इसको आप आगे हल करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो ये क्या होगा -2k -5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2k -5 बराबर, या -3 को आप इससे गुणा करेंगे k प्लस 1 से, तो -3 और k प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2k -5, -3 को k से गुणा करेंगे तो -3k, प्लस इंटू माइनस, -3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3, k को इधर ले आएंगे, इसको उधर ले देंगे तो ये हो जाएगा -2k, इसको इधर लाएंगे हो जाएगा +3k बराबर -3, ये उधर जाके हो जाएगा +5, ठीक है। तो 3k में से 2k गया तो बच गया k, और यहाँ पे 5 में से 3 गए तो कितने बच गए 2, तो यहाँ पे k का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ हमें अनुपात पता चल गया कि भाई ये किस अनुपात के अंदर विभाजित करता है बिंदु सी ए बी रेखा को, तो वो अनुपात क्या होगा 2:1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु सी ए बी रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, ए बी रेखा को 2:1 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया। अब इसके बाद इसने पूछा है तो इसके P का मान भी ज्ञात कीजिए। तो इसके P का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं ज्ञात कर देती हूँ। ये जो P है ये इसका क्या है, C बिंदु का y निर्देशांक है। तो C बिंदु का जो y वाला निर्देशांक था इसमें आपको क्या रखना है, सीधे सीधे आपको K का मान रखना है। तो समीकरण 1 से y बराबर क्या आया था 3k - 4 बटा k प्लस 1, और ये जो y है ये किसके बराबर है p के। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्योंकि y निर्देशांक है ये किसके बराबर है p के, तो ये हो जाएगा p बराबर 3, k की जगह आपको क्या रखना है 2, तो 3 × 2 - 4 बटा 2 प्लस 1, तो p बराबर 3 दूनी 6 - 4 बटा 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 में से 4 गए तो 2 बटा 3। तो हमारे पास में p का मान कितना आ गया 2 बटा 3, ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो है ये एक थ्योरम है जो आपकी समरूपता वाली प्रश्नावली में से दी गई है, और इसी थ्योरम का दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय।
और बोधायन प्रमेय के नाम से मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है जिसमें इस थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, तो मैं उसका जो लिंक है वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, आप चाहे तो उसको भी चेक कर सकते हैं। और आगे इसमें इस थ्योरम का बोधायन प्रमेय का प्रयोग करके एक क्वेश्चन दे रखा है जो हमें हल करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जो बोधायन प्रमेय है ये देख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज बना लिया जिसे मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, आगे बोल रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग। तो जैसे ये कथन दिया हुआ है उसके अनुसार ये मैं आपको समझा रही हूँ। आपके जो बुक के अंदर थ्योरम दे रखी है उसमें ये जो वर्ग वाली चीज है उसमें भी दे रखी है, उसमें कोण वाली चीज दे रखी है। तो ये जो वर्ग वाला इसने कथन दिया है उसके अनुसार ही मैं आपको ये थ्योरम बता रही हूँ। तो ये बोल रहा है कर्ण के ऊपर बना हुआ वर्ग। तो मान लीजिए इसके ऊपर मैंने कोई एसी वाली जो भुजा मतलब कर्ण वाली जो भुजा है इसके ऊपर मैंने कोई वर्ग बना लिया। ठीक है, ये मैं रफ की तरह बना रही हूँ तो इस वजह से सीधा नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये कर्ण के ऊपर मैंने वर्ग बना लिया। शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष भुजा मतलब एक तो बीसी वाली भुजा एक वर्ग इसको बना लिया, और जो एबी वाली जो भुजा है एक वर्ग मैंने इसके ऊपर बना लिया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कर्ण के ऊपर बना हुआ वर्ग मतलब कि ये वाला जो वर्ग है वो शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो दिया है वो दिया है लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें भुजा AC जो है वो तो क्या है कर्ण, AB लंब व BC वाली भुजा जो है वो क्या है इसका आधार है। आगे यहाँ हमें जो सिद्ध करना है तो कर्ण पर बना हुआ वर्ग, वर्ग की बात हो रही है। तो यहाँ पे AC जो भुजा है कर्ण इसके ऊपर वर्ग ये बना हुआ है। तो इस जो वर्ग है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो सूत्र के हिसाब से क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पे AC वाली भुजा है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा AC स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो BC वाली भुजा है इसके ऊपर जो वर्ग बना हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा BC स्क्वायर। इसी तरह से जो AB वाली भुजा है इसका वर्ग क्या होगा यहाँ पे, ये होगा AB स्क्वायर। तो हमें जो सिद्ध करना है कि कर्ण पे बना हुआ जो वर्ग मतलब कि AC स्क्वायर जो है वो इन दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें यहाँ सिद्ध करना है। उसके बाद में रचना, तो रचना के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ ये जो बिंदु B है समकोण त्रिभुज का जो B वाला बिंदु जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसे हम सामने वाली जो भुजा है इसके ऊपर एक लंब डाल रहे हैं और इस लंब को हम नाम दे रहे हैं D। ये बिंदु हो गया कौन सा D। तो ये वाला लंब हो गया BD जो इस AC वाली भुजा के ऊपर हमने डाला है। तो रचना में हम लिख सकते हैं कि BD जो है वो लंब है किसके ऊपर AC के ऊपर। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा उत्पत्ति पे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे हमने ये सामने वाली भुजा के ऊपर हमने लंब डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम दो त्रिभुज अलग अलग, एक तो ABD वाला जो त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है BC और D वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम अलग अलग, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है AB और C इसके समरूप सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा वाला जो त्रिभुज है इसका पहले हम ले रहे हैं AB और D। तो इसको मैं एक बार अलग से बना देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बड़ा वाला त्रिभुज तो हम लेंगे ABC, हमें समरूपता सिद्ध करनी है। तो इसके साथ में मैं छोटे छोटे चित्र बना के इसको साथ में लेके चल रही हूँ। तो ये हो गया AB और C त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज AB और C जिसका B वाला कोण क्या है समकोण है। और इसके साथ जिसको मैं समरूप सिद्ध करना चाह रही हूँ वो है AD और B। तो मैंने एक दूसरा त्रिभुज बना लिया साथ में। अब इसका कौन सा वाला कोण है 90, इसका D वाला। तो ये यहाँ पे मैंने D लिख दिया।
एक लिख दिया यहाँ पे ए, और ये वाला जो दूसरा वाला बिंदु बच गया शेष वो हो गया हमारे पास में बी। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप सिद्ध करना चाह रही हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे त्रिभुज हमने लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी में कौन से दो कोण यहाँ पे बराबर हैं, कोण बी और कोण डी। पहले ए बी सी की बात हुई है तो कोण ए, इसका मैं नाम लिख सकती हूँ कोण ए बी सी, और उसका कौन सा कोण 90 है, ए डी बी, ये वाला कोण इसका 90 है। तो एक तो ये बराबर हो गया। और कौन सा कोण है जो आपस में बराबर है, तो देखिए यहाँ पे कोण ए वाला जो कोण है दोनों में है, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी, जो कि क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो समरूपता के जो नियम होते हैं उनमें अगर आप एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर सिद्ध कर देते हो तो भी आपकी जो थ्योरम है, मतलब जो भी आपका समरूपता का जो नियम है, ए समरूपता का नियम, वो लग जाता है यहाँ पे, और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः ए समरूपता के नियम से क्या कह सकते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है। त्रिभुज ए, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की होती है कि ए वाला कोण जिसके बराबर है आपको पहले नंबर पे लिखना है, दूसरे नंबर पे जो कोण है वो जिसके बराबर है आपको दूसरे नंबर पे वही कोण लिखना है। ठीक है, समरूपता सिद्ध होने के बाद आपको इसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से है। तो ए वाला ए वाले के बराबर है, बी वाला किसके बराबर था, बी वाले के बराबर था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी, और इसका सी वाला किसके बराबर था, इसके बी वाले के बराबर था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी। ठीक है, तो ये आपने क्या सिद्ध कर दी, इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध कर दी। अब जो समरूपता का नियम है वो क्या बोलता है कि एक त्रिभुज अगर दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो उसके जो कोण है, संगत कोण, वो तो आपस में बिल्कुल बराबर ही होते हैं, और जो भुजाएं होती है वो संगत भुजाओं के समान अनुपात की होती है ना, उन दोनों का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पे हम उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम भुजाएं यहाँ पे कौन कौन सी लेंगे, तो इस थ्योरम के अनुसार ये चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के साथ में जो भी कोण बराबर है ना, समकोण के अलावा जो कोण बराबर है, तो उसके साथ वाली जो संगत भुजाएं हैं उसका अनुपात आपको लेना है। यहाँ पे इस थ्योरम को ध्यान में रखने का और कंफ्यूजन से बचने का आपका यही तरीका है कि आप ये ध्यान रखो कि जो दोनों त्रिभुज है उसमें आप वो वाला कोण जो 90 के अलावा जो दोनों में है ना, उसके साथ की संगत भुजाओं का आपको अनुपात लेना है। यहाँ पे ए वाला जो कोण है दोनों में है, उभयनिष्ठ है, इसलिए हम भुजाएं लेंगे। ए बी वाली भुजा है वो किसके अनुपात में है, यह है ए डी वाले के साथ में, तो आप लिखेंगे अतः ए बी बट्टा ए डी। ठीक है, बराबर इसके साथ की दूसरी भुजा कौन सी है, ए सी, और इसके साथ की दूसरी भुजा हो गई ए बी, तो आप लिखेंगे ए सी बट्टा ए बी। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा कर लेंगे। आगे इसका जब आप वज्र गुणा करेंगे तो ए बी को ए बी से करेंगे तो ए बी इंटू ए बी, और आगे हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, तो यह आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए सी। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया आपका समीकरण नंबर 1। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो काम हमने इसमें किया है वो काम अब हम आगे करने वाले हैं। तो अब हम जो दूसरा त्रिभुज, हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया नंबर 1, अब हम सेकंड काम करेंगे नंबर 2। अब हम दो त्रिभुज कौन कौन से लेने वाले हैं, त्रिभुज बी डी सी और दूसरा त्रिभुज ए बी और सी। तो अब आप क्या करेंगे, मैं दो त्रिभुज वापस से बना रही हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये त्रिभुज ए बी सी सेम। अब इसका दूसरे वाले त्रिभुज का कौन सा कोण 90 है, वही है डी वाला कोण 90 है। ठीक है, एक कोण कौन सा ले लिया मैंने, बी वाला ले लिया, और एक कोण ले लिया मैंने कौन सा, इसका सी वाला। ठीक है, आपको इसी तरह से इसी क्रम में आपको चित्र बनाने हैं ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो और आपको थ्योरम समझ में आ जाए। ये हो गया। अब आपको सेम जो काम इसमें किया था वो काम आपको इसमें करना है। तो त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी में कौन कौन से कोण बराबर हैं। इस वाले का कोण ए बी सी बराबर है उस वाले के कोण बी डी सी के, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का है। इसका और कौन सा कोण है जो दोनों में है, वो है कोण सी। तो कोण ए सी बी जो बराबर है इसके कोण बी सी डी के,
कोण बी सी डी के, कारण क्या है, दोनों में है इसलिए क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा, ए समरूपता नियम लग जाएगा। तो ए समरूपता के नियम से, तो ए समरूपता के नियम से आप आगे क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज, अब देखिए ए वाला कोण किसके बराबर है, बी वाले के, तो बी वाला कोण किसके बराबर है, डी के, तो यहाँ लिखेंगे डी, और सी वाला कोण किसके बराबर है, सी वाले के, तो यहाँ पे लिखेंगे सी। ठीक है, ये इसके समरूप सिद्ध हो गया। तो आगे हमें भुजाओं का अनुपात लिखना है, वो किस तरह से लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये सी वाला कोण इन दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए इनके साथ की भुजाओं का अनुपात आप लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एक ये वाली और इसकी ये वाली और ये वाली भुजा आप लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा ए सी बटा इसकी कौन सी भुजा, बी सी, बराबर इसकी कौन सी भुजा, बी सी, बटा इसकी कौन सी भुजा, डी सी। इनका क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो बी सी को बी सी से करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी इंटू डी सी, और ए सी को आप करेंगे डी सी से, तो ए सी इंटू डी सी, तो बी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए सी इंटू डी सी। इसे आप नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये इतना काम हो गया। अब हमारे जो काम की चीज है यहाँ पे वो है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, जिससे हम आगे रिजल्ट निकालेंगे। देखिए, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या था, ए बी स्क्वायर, और उसमें क्या था, बी सी स्क्वायर। तो ये तो हो गया ए बी स्क्वायर, ये हो गया बी सी स्क्वायर, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 में था ए बी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस इधर क्या था, बी सी स्क्वायर, तो आप लिख लेंगे बी सी स्क्वायर, बराबर इसका ये वाला भाग दायां भाग, तो आप लिखेंगे ए डी इंटू ए सी, प्लस उसका दायां भाग क्या था, ए सी इंटू डी सी, तो ए सी इंटू डी सी। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, अब देखिए इन दोनों में से ए सी कॉमन है, तो आप ए सी लिख लेंगे। यहाँ क्या बचा, ए डी, और यहाँ क्या बचा, डी सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, ए डी प्लस डी सी, ये ए डी और ये डी सी मिलकर के क्या बना रहा है, ए सी बना रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे ए सी इंटू ए सी होता है ए सी स्क्वायर। इसी को अगर मैं सीधा करके लिखूँ तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। तो इसी के साथ आपकी ये जो थ्योरम है ये प्रूफ होती है। और इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन अगर समझना हो तो वो आप पिछले वीडियो जो मैंने डाला हुआ है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इस प्रमेय का उपयोग करके समस्या हल कीजिए जबकि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार पर टिकाने से वो भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई सीढ़ी है, कितनी है, 10 मीटर लंबी है, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे 10 मीटर लंबी। ठीक है, और दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर, ये होगी भूमि, यहाँ से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ पे कोई खिड़की है और वहां तक ये पहुंच रही है, तो ये वाली ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। तो दीवार के आधार से, मतलब दीवार के आधार से सीढ़ी का निचला सिरा, मतलब ये, तो आपको ये वाली जो दूरी है ये निकालनी है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, और ये कौन है आपका 90 डिग्री, क्योंकि दीवार जो है वो बिल्कुल भूमि के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण भी कितने का है, 90 का। आधार जो है ए बी वो कितना है हमें निकालना, पता नहीं। लंब बी सी
कितना दिया हुआ है 8 मीटर। कर्ण AC कितना दिया हुआ है 10 मीटर। आप यहाँ पे लिखेंगे बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर आधार क्या है यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस लंब क्या है यहाँ पे BC स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो AC यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर AB यहाँ पे कितना है पता नहीं, तो आप AB को AB लिख देंगे। BC यहाँ कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया कितना 100, ये हो गया AB स्क्वायर। ऐसे कैसे, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। इसको आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर AB स्क्वायर। इसे 100 में से 64 गए कितने बचे 36, तो 36 बराबर AB स्क्वायर। इसे आप आगे करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर 36 और AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36। तो AB बराबर 36 का अंडर रूट हो गया 6, तो ये हो गया 6 मीटर। तो आधार जो है कितना आ गया हमारे पास में, आ गया 6 मीटर। और फाइनल्स में जो भी आंसर पूछा है ये आप लिख सकते हैं कि अतः दीवार के आधार से CD के निचले सिरे की जो दूरी है वो है 6 मीटर। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अतः दीवार के आधार से CD के निचले सिरे की दूरी कितनी है, ये है 6 मीटर है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको किसी चीज़ की कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।